हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप एवरीवन इज फाइन। सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एक सीरीज ऑफ चैप्टर्स आप लोग के सामने पढ़ाया गया आप लोगों को। अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए लेसन नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर कॉल्ड रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स जो चैप्टर है लेसन नंबर 1 आपके बुक में, आई कैन से इट इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट यू स्टडीड इन क्लास 9। ठीक है, तो उस चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा सा क्लास 9 में अपन ने क्या पढ़ा था एक रिव्यू कर लेते हैं। ओके, सी द चैप्टर कॉल्ड नंबर सिस्टम वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 9। तो उसमें अपन ने नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन में क्या देखा था कि भाई नंबर सिस्टम में किस किस टाइप के नंबर्स आते हैं, है ना, उसके बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ये एक बार हम लोग एक जिस्ट ले लेते हैं, फिर हम लोग रियल नंबर्स के चैप्टर में चलेंगे। ओके, नाउ जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट व्हाट यू स्टडीड इन द लास्ट ईयर, नंबर सिस्टम और नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रियल नंबर्स एंड अनरियल नंबर्स। अब आप सोचोगे कि भाई रियल नंबर ये वर्ड ही क्यों है, रियल क्यों? नंबर तो नंबर होता है, रियल क्यों? और ये अनरियल नंबर कहां से आ गया? वेल, आपको क्लास 9 में इसका जवाब दिया गया था, मैं आपको फिर से देता हूं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं, नंबर्स विच कैन बी डिफाइंड और विच एग्जिस्ट और आई वुड से विच हैव अ परफेक्ट वैल्यू। अगर मैं बोलूं 5 तो 5 मतलब 5 ही होगा, 5 कभी 6 नहीं होगा, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू डिफाइंड है। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे अपन? रियल नंबर्स। बट आपको बता दूं, नंबर की दुनिया में ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता या जिसका वैल्यू डिफाइन नहीं होता, तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं। इसीलिए आपके सामने एक और कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड अनरियल नंबर्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और जैसे जैसे हम लोग क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे आप इन नंबर्स के बारे में और जानकारी लेते जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल अनरियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? can't be defined, numbers which can't be defined or which do not exist, which does not exist। ठीक है, अब ऐसे कौन से नंबर है मैं आपको बताऊं, अंडर रूट ऑफ अगर 25 आप लेते हो तो अंडर रूट ऑफ 25 आप सबको पता है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां आंसर आपका अधूरा है, इसका आंसर आएगा +5 और -5 दोनों। कैसे? अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 +5 और -5 दोनों है, इसका मतलब होगा कि +5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए। ओके, रूट का ऑपोजिट स्क्वायर होगा। ओके, अब +5 का स्क्वायर करो, +5 इंटू +5 कितना आता? 25। और -5 का स्क्वायर करो, -5 इंटू -5 कितना आता? +25। राइट, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ -25 का वैल्यू क्या होगा? तो आप में से कुछ लोगों ने जवाब शायद फट से दिया होगा -5। अगर स्क्वायर रूट ऑफ -25 का आंसर -5 है तो जो लॉजिक मैंने यहां लगाया था वो यहां लगाते, -5 का स्क्वायर -25 होना चाहिए, बट -5 का स्क्वायर करोगे तो आपको -25 नहीं +25 मिलेगा। इसका मतलब है ये आंसर इसका नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू -5। तो क्वेश्चन वही अटक गया ना, इसका वैल्यू क्या है? फिर इसका वैल्यू आप कॉमन मैथमेटिकल नॉलेज अभी आप जो आपके पास जो है उससे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये नंबर आता है इन द कैटेगरी ऑफ अनरियल नंबर्स। समझे? तो मैं कहूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ऐसे नंबर्स जो होते हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं। एक और टाइप बताता हूं आपको। सपोज मैंने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/0। 5 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? वेल, इसका आंसर कोई भी फिक्स्ड नहीं दे सकता, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। अब इसके बारे में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं।
ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं दिस पर्टिकुलर नंबर इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ अनरियल नंबर्स। तो अनरियल नंबर में हम बोल सकते हैं x डिवाइड बाय 0। यहां पर भी x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और यहां भी x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 0 अगर हुआ अंडर रूट ऑफ -0 मतलब 0 एंड रूट 0 इज 0, तो x 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर x 0 बाई 0 होता है, इसलिए हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन बाकी सभी केसेस में ये कैटेगरी पूरी तरह से अनरियल नंबर की कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसके बारे में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको और जानकारी मिलती जाएगी और इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, ठीक है। वेल, हमारे पास स्टूडेंट्स अनरियल नंबर्स का फिलहाल क्लास 10 में कोई खास डिस्कशन नहीं है। एक आध केस में कभी कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वो जब जरूरत पड़ेगी तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल चैप्टर का जो नाम है हमारा फर्स्ट चैप्टर वो है रियल नंबर्स। तो इसकी इंफॉर्मेशन क्लियर कर लेते हैं। रियल नंबर्स की कैटेगरी में दो तरह के नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। आपने पढ़ा है क्लास 9 में। एक रिकैप करते हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म, राइट, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। देखो यहाँ डिनोमिनेटर मैंने 0 बताया तो ये किस कैटेगरी में आ गया? अनरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ ये 0 नहीं हो सकता और p and q बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में आइडिया तो है आप लोग के पास। इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। 0 अपने आप में एक इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर की तीन कैटेगरी हैं, एक है नेगेटिव, एक खुद 0 और एक हो गया पॉजिटिव। तो ये सभी चीजें अगर किसी नंबर के पास हैं तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर, ठीक है। और इरैशनल नंबर के बारे में आप क्या बोल सकते हो? जो नंबर रैशनल नहीं है वो नंबर इरैशनल, नंबर विच आर नॉट रैशनल। लेकिन आपको परफेक्ट अगर आइडिया चाहिए तो ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा परफेक्ट है। whose decimal forms are non terminating and non recurring। याद है क्या? आपने क्लास 9 में ऐसे नंबर्स को डील किया है। सपोज मैंने लिखा 0.050050005 ऐसा करके मैं चलते जा रहा हूं, तो आप देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी एंड नहीं होने वाला, ठीक है, और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। पहले 05, फिर 2 0 और 5, फिर 3 0 और 5, माने एक ही पार्ट रिकर नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, अगर आप √2 का वैल्यू निकालेंगे, √3 का वैल्यू निकालेंगे, √5 का वैल्यू निकालेंगे, ओके, इनफैक्ट पाई, अपन पाई को 22/7 लिखते हैं, लेकिन आपके बुक में क्लास 9 में एक क्वेश्चन भी था। ओके, अभी भी जाकर के आप क्लास 9 की बुक में देख सकते हो कि इज पाई रैशनल और इरैशनल। उसमें लिखा है पाई इज इरैशनल, ठीक है। पाई को 22/7 लेते हो तो रैशनल लगता है, लेकिन अगर उसका एक्चुअल वैल्यू आप निकालोगे तो वो इस कैटेगरी में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, एंड देयरफॉर पाई हैज टू बी कंसीडर्ड एज इरैशनल नंबर। तो बेटा ये जो बेसिक आइडिया जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, ये सिर्फ आपको क्लास 9 से क्लास 10 में लाने के लिए था। अब जो चैप्टर हम लोग अभी डील करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, चलो आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रियल नंबर्स चैप्टर में हमारे लिए क्या है इस क्लास में, एक ब्रीफली मैं आपके सामने उसका एक आउटलाइन रख देता हूं। स्टूडेंट्स, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि इस चैप्टर में, क्लास 10 के इस चैप्टर में आप लोग क्या करने वाले हो। आप लोगों को HCF फाइंड करना होगा, आप लोगों को LCM फाइंड करना होगा, आप लोगों को इरैशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप देखोगे कि आपको लगेगा कि अरे ये हमारे सामने क्या आ गया। वेल, एक पार्ट चैप्टर का ये बोलता है और दूसरा जो पार्ट है उसमें थोड़ी सी रीजनिंग है, ठीक है। तो ये चैप्टर रीजनिंग पे ज्यादा बेस्ड है और आपका थिंकिंग प्रोसेस आपको काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे सामने क्या है। मैं एक
सिचुएशन लूंगा और फिर इस चैप्टर में अपन एंटर करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने आपको बोला कि भाई 145 अपॉन 58 145 अपॉन 58 है। चलो इसको कैंसिल करो, कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो हम लोग क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट, है कि नहीं। पहले देखते हैं 2 से, 58 तो 2 से कटेगा लेकिन 145 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 3 से ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा। चलो 4 से देखते हैं, नहीं हो रहा। 5 से ये कैंसिल हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। फिर 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, ऐसा करते करते 11 12 तक आते आते अपना पेशेंस खत्म हो जाता, राइट। अगर ये कट ही नहीं रहा है, 11 से नहीं कट रहा, 12 से नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, 14 से नहीं कट रहा, तो अपन क्या बोलेंगे, हटाओ ना यार, यही आंसर है, राइट। अपना पेशेंस खत्म हो जाता। लेकिन मैं आपको आज ऐसा एक सिस्टम सिखाऊंगा कि आप किसी भी नंबर में इन दोनों में क्या कॉमन है वो पता लगा सकते हैं। तो उस कॉमन नंबर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो मेथड है ना, जहां तक मेरी जानकारी जाती है, आप लोगों को क्लास 5-6 में पढ़ाया गया आपकी मैथ्स की बुक में। खैर आपको याद नहीं होगा, आज अपन उसको एक बार रिव्यू करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जैसे 10 और 4 का HCF 2 है, तो देखो 2 से 10 और 4 दोनों कट जाता, राइट। वैसे ही अगर हमको इन दोनों का HCF मिल जाए तो हो जाएगा, ठीक है। अब HCF निकालने का एक तरीका आप लोगों को पता ही है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। माने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, जो कॉमन हुआ वो HCF हो गया, राइट। लेकिन हम लोग आज कुछ और भी देखेंगे। हम लोग बात करेंगे एक मेथड की जिसको हम लोग कॉमन टर्म में डिवीजन मेथड कहते हैं। डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड है ना, ये डिवीजन नहीं है, इट्स कॉल्ड डिवीजन मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बड़ा नंबर जो है वो 145 है, इसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से यानी कि 58 से, ठीक। अब आपको देखना है कि 58 कितने बार इसमें जाएगा। 58 into 3 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 145 से, 58 into 2 करते हैं तो यह आएगा 116, ठीक है बेटा। अब अपन इसको माइनस करते हैं, 15 minus 6 is 9, यहाँ 3 बचेगा, 3 minus 1 is 2। ओके, नाउ आई टोल्ड यू दिस डिवीजन मेथड। तो अभी यहाँ पॉइंट लगा करके, जीरो लगा के डिवाइड नहीं करना। अब आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखो, जब ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, ये नंबर पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, पूरी तरह मतलब तीनों डिजिट। तो देखो 116 आ गया। अगर यहाँ बाजू में कुछ होता है उसको कैरी करते और आगे लेके चलते, अपन वैसे भी समझ लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर को 2 टाइम्स लिया, 116 है, रिमाइंडर कितना है 29। अब यहाँ से कुछ नीचे आ सकता है क्या, कैरी हो सकता है क्या, नो। तो अब अपन क्या करेंगे, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 58 को, यानी इस स्टेप का जो रिमाइंडर हुआ उससे पहले वाले स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। समझ में आया? ये तरीका थोड़ा सा नया है आपके लिए, क्योंकि आप क्लास 5-6 में सीखे थे, अब आप सीधा 10 में आ गए, तो कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय देना है इसको, ओके। अब 29 इंटू व्हाट इज 58 अगर देखोगे तो 29 2 58 होता है, रिमाइंडर 0 आया। अब आपको बता दूं, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप का जो ये डिवाइजर होगा, ये उस स्टेप का डिवाइजर ये हो गया HCF, दोनों नंबर का 145 एंड 58 का HCF होता है। समझे? तो ये तरीका है बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करने का। जो रिमाइंडर आया वो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो पहले स्टेप का डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा।
इसको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, 4-5 सम करोगे माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक कैरी ऑन करोगे। सपोज यार रिमाइंडर 3 आया होता तो अपन 3 से फिर 29 को डिवाइड करते, फिर रिमाइंडर 5 आया होता तो 5 से फिर उस नंबर को डिवाइड किए होते। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आपको कंटिन्यू करना है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप का जो डिवाइजर हो जाएगा वो HCF हो जाएगा। अब आप देखो ये दोनों कटता है, 29 2 * 58, 29 5 * 145, तो आंसर हो गया 5/2, ठीक है। अब मैंने ये आपको पहले क्यों लिया, सबसे पहले तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। दूसरा, हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं उसका संबंध इस पर्टिकुलर टाइप से है, इस पर्टिकुलर सम से है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन अभी अपन ने गैदर की ये हमको आगे सम में कैसे काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग देखते हैं कि वो जो मैंने अभी आपको समझाया था उसका इस चैप्टर में क्या उपयोग है और कैसे ये रिलेटेड है, ठीक है ना। एक और चीज है जो आप लोग जानते हो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन दोनों में कनेक्शन क्या है उसको मैं बताऊंगा। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, और वो ये है जब कोई डिवीजन आप करते हो, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, तो यू नो जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड है, ओके, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है, जो आंसर आता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं और जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। एंड दिस इज अ रिलेशन दैट सैटिस्फाइज द डिवीजन, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और पॉलिनोमियल चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि उसे इस तरह से लिख सकते हैं, डिविडेंड को जनरली p ऑफ x, डिवाइजर को g ऑफ x, क्वोशिएंट को q ऑफ x, रिमाइंडर को r ऑफ x। Okay, so we can say p of x equal to g of x into q of x plus r of x, ठीक है। Now student, बहुत पहले ये सारी चीजें इस पर्सन ने, यूक्लिड, याद होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से इस पर्सन का नाम, क्लास 9 में थोड़ा सा परेशान किया था, है ना, यूक्लिड ज्योमेट्री, ओके। इस पर्सन ने मैथमेटिक्स को बहुत कुछ दिया है, ओके। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट भी इनका ही डिस्कवर किया हुआ है, और स्टेटमेंट का एक्चुअल जो नाम है ना वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जो कि प्रूव्ड है, अ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और उन्होंने ये स्टेटमेंट को, अब ये और ये दोनों सेम ही है, ओके, इसमें एक से कोई भी ले लो, इस स्टेटमेंट को एक यूनिक वे में प्रेजेंट किया। उन्होंने क्या कहा, इफ a and b are positive integers, a and b are positive integers, then a can be represented as a equal to bq plus r। आराम से, आपको पूरा मैं समझाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से। क्या बोला उन्होंने, इफ a and b are positive integers then a equal to bq plus r, ठीक है। ये वाला पार्ट फिलहाल रुको, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। a equal to bq plus r। अब मैं आपको बताऊं कि a क्या है। a है डिविडेंड, b क्या है, डिवाइजर, q क्या है, क्वोशिएंट, और r क्या है, रिमाइंडर। देख लो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देख लो, a इज डिविडेंड इक्वल टू b क्या है, डिवाइजर, q क्या है, देखो इनटू हो रहा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो b इनटू q इज bq, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट प्लस r रिमाइंडर। समझे क्या? तो इसी स्टेटमेंट को या ये वाले स्टेटमेंट को उन्होंने प्रेजेंट किया इन दिस फॉर्म, a इक्वल टू bq प्लस r, ठीक है। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये जो सेकंड पार्ट है, इसको फिलहाल रख करता हूं। ये सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? अब इसमें इस स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे कैसे? देखो, आपको पता है ये जो सिंबल है ये इनइक्वालिटी का सिंबल है। क्लास
9 में, लेसन नंबर 7 में इस सिंबल को अपन ने डील किया ज्योमेट्री में। ओके, यहाँ अगर मैं आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ने बोलूं, ये वाला पार्ट, तो आप क्या बोलोगे? R इज लेस देन B, राइट? R मतलब रिमाइंडर लेस देन B। और अगर मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ने बोलूं, ये वाला, तो आप बोलोगे, थोड़ी देर इसको रब कर देता हूं, आप बोलोगे R इज ग्रेटर देन 0, है ना? ये वाला पार्ट जो मैंने छुपा के छोड़ दो उसको, इसको बोलोगे R इज ग्रेटर देन 0, जिसकी तरफ ये ओपन होता है वो बड़ा होता है। और अगर मैंने ऐसा कर दिया, इसके बाजू में ऐसी एक लाइन बना दी, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो सिंबल है ये दो चीज बोलता है कि ये ग्रेटर देन है और इक्वल भी है, तो दोनों साथ में आ गए, राइट? तो ये ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट में भाई दो चीजें हैं, एक है R लेस देन B और एक है R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों को अपन कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले वो देख लो, अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। इफ A and B are positive integers, then A equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 and less than B। फिर से बताता हूं, R is greater than equal to 0 and less than B। ठीक है, अब इसको मैं जरा जस्टिफाई करता हूं एग्जांपल लेकर के। स्टूडेंट, सपोज मैंने क्या किया, 13 को 5 से डिवाइड किया, 13 को 5 से डिवाइड किया, तो भाई 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 2 10 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, राइट? रिमाइंडर 3 आएगा। अब देखो यहां पर आप मुझे बताओ कि B और R कौन है? ये है R, राइट? रिमाइंडर। और B कौन है भाई? B है डिवाइजर, डिवाइजर कौन है यहां पर? 5। तो बताओ रिमाइंडर डिवाइजर से कम आया कि नहीं आया? देख लो ये वाला पार्ट, रिमाइंडर इज लेस देन B, है ना? रिमाइंडर इज लेस देन B। क्या ऐसा आप कर सकते हो कि भाई मैं तो एक काम करता हूं, मैं 5 इंटू 3 15 लिखूंगा और रिमाइंडर में -2 लूंगा, मेरी मर्जी, चलेगा क्या? इज इट राइट? नो, इट्स रॉन्ग। तो यहां आप क्या देख रहे हो, रिमाइंडर जो है वो निगेटिव आ रहा है, मतलब रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी ये इक्वल टू को छोड़ दो, रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 भी हो सकता, अगर मान लो ये होता 15, अब मैंने 15 को ही 5 से डिवाइड किया, तो 5 3 is 15, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, राइट? तो रिमाइंडर 0 आ सकता है और 0 से ज्यादा आ सकता है, लेकिन ज्यादा मतलब डिवाइजर जो है उससे छोटा ही होगा, ठीक है? तो इसीलिए ऐसा बोला गया है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन द डिवाइजर। आप कोई भी डिवीजन करके देखें, आपको ये बात सच मिलेगी। और इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0, ठीक है? 0 से कम हो सकता है क्या? R should be greater than 0 or equal to 0, not less than 0, sorry. R should be greater than or equal to 0 and less than B। तो R कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, माने लेस देन 0 नहीं हो सकता। R 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा, ठीक है? आप कोई भी एग्जांपल लेकर के इसको समझ सकते हो। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है बेटा, इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज डिपेंडेंट है। इतना ही नहीं, आगे चल करके आपको और भी एक्सरसाइजेस में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? It says that if A and B are two positive integers, then A is equal to BQ plus R, मतलब dividend equal to divisor into quotient plus remainder, where R is greater than equal to 0 and less than B। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये वो HCF वाले पार्ट से कैसे कनेक्टेड है। So now let's see कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे किस काम आता है, ठीक है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख लिया। इट सेज दैट A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर
r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन एक और है कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, वो मैंने नहीं लिखा है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, और वो है फाइंड द HCF ऑफ 145 एंड 58। याद है थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, लेकिन अभी बोला है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में इस टाइप का क्वेश्चन, तो अब हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले वो कर लेना जो मैंने आपको बताया था। सपोज ये वाले पार्ट पे अपन सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या करना, ये जो बड़ा नंबर है इसको छोटे नंबर से डिवाइड करना और रिमाइंडर 0 आने तक डिवाइड करना। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 145 को 58 से डिवाइड कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखना होगा, ये सारा प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप ये वाला पार्ट राइट साइड में करना। तो 58 इंटू 2 इज 116, रिमाइंडर 29, और फिर डिवाइड करेंगे 58 को, 29 2s are 58, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब आप देखो यहाँ कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझना। यहां आपने डिवीजन कितने बार किया, 0 आने तक, रिमाइंडर 0 आने तक का 2 बार। ठीक है, एक है ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट है, और दूसरा ये वाला पार्ट है। राइट, रिमाइंडर 0 आने तक का आपने कितने बार डिवाइड किया, 2 बार। बस ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके HCF फाइंड करना है। HCF हमको मिल गया, HCF कौन होगा यहाँ पर, रिमाइंडर 0 आया तो जो डिवाइजर है मतलब 29 वो HCF। अब इसको लिखना है प्रॉपर तरीके से, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने 145 को 58 से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ बोला गया A इक्वल टू BQ प्लस R, तो A कौन है, डिविडेंड बड़ा नंबर, और B क्या है, डिवाइजर। तो A होगा 145 और B होगा 58। बड़ा नंबर हमेशा A और छोटा नंबर हमेशा B। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट A इक्वल टू 145 एंड B इक्वल टू 58। अपन ने किसको A और किसको B लिया लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आप इसको शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, आपके स्कूल टीचर के हिसाब से आप लोग देख लेना। यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब बताओ ये वाला जो डिवीजन हुआ बेटा, इसमें ये A है 145, ये B है, ये Q है, और ये R है वो 29। राइट, तो इसको अरेंज कर दो इस फॉर्म में, इसको अरेंज कर दो। ये जो है ना A इक्वल टू BQ प्लस R, इस फॉर्म में उसको अरेंज कर दो। तो A इक्वल टू, A कौन है 145, इक्वल टू BQ, B कौन है 58, इंटू Q क्या आया 2, प्लस R कितना आया 29। समझा, ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आप क्या कर रहे हो, फिर इसमें A कौन है, इस पर्टिकुलर स्टेप में A कौन है 58, B कौन है 29, Q 2 एंड रिमाइंडर 0। तो अब फिर से अपन लिखेंगे नाउ A इज इक्वल टू कौन, इसमें देखो यहां देखो 58 एंड B इक्वल टू कितना 29। ये हर बार लिखना है आपको, A क्या लिया B क्या लिया, हर स्टेप में आपको लिखना है। ओके, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम इसको अरेंज करेंगे। यहां पर A कौन है 58, तो 58 इक्वल टू B कौन है 29, इंटू Q कितना आया 2, प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। बस ऐसे अरेंज करना है। अब इस स्टेप से देखो, अपने को आप लोग सोच रहे होंगे यही तो मुझे HCF मिल गया, मुझे ये सब लिखने की क्या जरूरत है। भाई मैकेनिज्म है, सिस्टम वही है, और बोर्ड एग्जाम में यदि आप स्टेप्स नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फेस कर रहे हो तो बात अलग है। राइट,
तो यहां पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से आपने लिख लिया, और जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप का जो b है डिवाइजर वो हो गया HCF। तो आप लिखोगे देयरफॉर HCF ऑफ, ये दो नंबर में से ब्रैकेट में डाल लेना, कौन कौन से थे 145 and 58 is what 29। so this is my answer। तो बेटा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सिस्टम है, और इसको डिवीजन को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे किया जाता है। ओके।